नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो है एमपीएलएस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में आईपी एमपीएलएस जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ द एमपीएलएस एमपीएलएस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या है किस तरीके से। तो दोस्तों कोशिश रहेगी कि मैं आपको हिंदी में समझा पाऊँ, ठीक है। और एक वीडियो मतलब एक पीपीटी है जो हिंदी में है मेरे पास में, तो उसमें बहुत अच्छा समझाया हुआ है, तो उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एमपीएलएस, सबसे पहले तो हमको एमपीएलएस की जो है फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि एमपीएलएस की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में फिर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको पता हो क्योंकि ये एमपीएलएस जो है पहले से ही नाम सुना होगा कि एमपीएलएस आने वाला है। तो एमपीएलएस के बाद में फिर आईपी एमपीएलएस। तो अभी जो काम चल रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में रेलवे के अंदर आईपी एमपीएलएस के जो है वर्क चालू है, ठीक है। तो हमारे डिवीज़न में भी चालू हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या क्या इक्विपमेंट रहेंगे इसमें आईपी एमपीएलएस के अंदर, किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले एमपीएलएस की बात करें तो एमपीएलएस का फुल फॉर्म होता है मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, ठीक है। और आईपी एमपीएलएस का अगर पूछा जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या था और किस तरीके से जो चलता था, तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये एस टी एम बेस्ड टेक्नोलॉजी है, एच डी एच पे चलती थी, ठीक है। एच डी एच टेक्नोलॉजी है वो, मैं आपको बताऊंगा एच डी एच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एस टी एम वन, जिसमें अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है अपना एस टी एम वन लगाते हैं, फिर पी डी मक्स लगाते हैं, ठीक है। वहाँ से ईवन निकलते हैं, ईवन से फिर हमको चैनल बना के आगे लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें लिखा है कि एस टी एम वन इक्विपमेंट आर द प्रोवाइडेड। इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि एस टी एम वन एक इक्विपमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है ऑल स्टेशन पर, है ना, ऑन द रेलवे के द्वारा। विच फॉलोइंग टर्मिनेशन आर प्रोवाइडेड, और इसका टर्मिनेशन करना पड़ता है कहीं पे 14 या 21 ईवन, इस तरीके से, ठीक है, टर्मिनेट करते हैं। जो कि जो इस वर्क को करते होंगे ओपन लाइन वाले उनको पता है ये सब चीज़, और जो ऑफिस वर्क करते हैं वो आप जान लीजिए इस तरीके से था। और इसके अंदर जो है ये ड्रॉप इंसर्ट मक्स जो है लगाते थे उनसे ऑफ द रिक्वायर्ड ईवन, जो कि मक्स के लिए ईवन की रिक्वायर्ड होती थी, एक ईवन दे दिया जाता था, ठीक है, फॉर द पी डी मक्स सर्किट के लिए, ठीक है। जो पी डी मक्स से सर्किट चलाते थे उसके लिए ईवन की आवश्यकता होती थी, ठीक है, 2 Mbps। फिर उसके बाद में इससे जो है 4 या 8 फास्ट इथरनेट 10 टी सर्किट टू द कैटर टू इथरनेट एंड यूजर्स डिस्लेम्स। और एंड यूजर पे जो इथरनेट लेते थे तो डिस्लेम का उपयोग करते थे। एक्सटेंड रेलनेट एंड रिमोट स्टेशन, और रिमोट स्टेशन पे जो है रेलनेट प्रोवाइड करने के लिए जो कॉपर पे या डिजिटल जो नेटवर्क था। तो ये दो चीज़ आई है इसमें। एक तो आया है एस टी एम। तो एस टी एम की फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों, तो इसका आप ध्यान रखें एस टी एम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ है एस टी एम जो है कौन सी टेक्नोलॉजी पे आधारित है उसका भी ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरा आया इसके अंदर जो है डिस्लेम, तो डिस्लेम का भी फुल फॉर्म याद रखें। तो मैं अभी आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे एस टी एम के बारे में। तो एस टी एम क्या है, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल, इसकी फुल फॉर्म होती है एस टी एम की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये एच डी एच टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। एच डी एच क्या होता है, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। उसके बाद में पी डी मक्स का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी डिजिटल मक्स। तो आप ये ध्यान रखें, ये जो पी डी मक्स है वो पी डी एच टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कि प्लेसियोक्रोनस डिजिटल हायरार्की, ठीक है। इसमें जो है
बिट इंटरलीव का उपयोग किया जाता है और ऊपर जो STM है उसमें बाइट इंटरलीव का उपयोग जो है किया जाता है। तो इस तरीके से है। और ऊपर जो STM है इसके अंदर क्या किया जाता था, यानी कि ये OFC पे चलता था। OFC मतलब इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल, ठीक है, और ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में, इस तरीके से। तो चलिए STM4 जो है, STM4 16 और 64 ये जो है अपना रेलटेल यूज करता है लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, जहाँ पे लॉन्ग हॉल नेटवर्क दिया जाता है वहाँ पे। तो ये था कुछ जानकारी इसके बारे में। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो इसमें SDH के बारे में मैंने बताया, SDH की फुल फॉर्म भी बताई थी अभी आपको, ठीक है, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। तो ये जो है, ये टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड द प्रेजेंटली, अभी जो प्रेजेंट में जो है वो है सिंक्रोनस डिजिटल ट्रांसमिशन, किस तरीके से। उसके बाद में ये बताया कि भाई यूज फॉर द शॉर्ट हॉल एंड लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है शॉर्ट हॉल कम्युनिकेशन में STM1 मेंटेन द मैनेज रेलवे करती थी, और इसका जो मैनेज, और जो लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन है उसके लिए STM4 या 16 की आवश्यकता होती थी, जिसको रेलटेल जो है क्या करता था, मैनेज करता था, अभी भी मैनेज करता है, ठीक है। थोड़ी सी स्लाइड है इसके बारे में, देखिए प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। अभी प्रेजेंट का जो है वो ये है कि ये हमारा STM है, STM1 है मान चलो, ठीक है। तो STM1 से हमने एक E1 ली और एक E1 को मक्स में ड्रॉप कराया, ठीक है, ये PD मक्स है, और PD मक्स से है ना, ये डायरेक्ट E1 से यहाँ से कुछ चैनल ले सकते हैं मक्स से। तो आप देख सकते हैं BPAC सर्किट है, ठीक है, SS BPAC है, D एंड UF SBI, डाटा लॉगर, UTS PRS वॉइस RC SCADA, ये E1 पे हम आप जो है चला सकते हैं, ठीक है। ये E1 सर्किट है। एक E1 तो हमको इसमें PDMux के लिए चाहिए रहेगी, बाकी जो ये सर्किट हैं जो मैंने अभी नाम बताए, इनको सबको जो है ये 2 Mbps पे चलने वाले इक्विपमेंट है, तो इन सबको जो है एक E1 की आवश्यकता रहेगी, यानी 2 MB की आवश्यकता रहती है। तो मान चलो इतनी सर्किट चलानी है हमको, तो 1 2 3 4 5 6 MB इनके लिए उपयोग में आ गई। उसके बाद में 1 MB इनके लिए E1, सॉरी MB नहीं, E1। इस तरीके से जो है E1 का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। और जो ये सर्किट चलती थी 64 kbps पर वर्क करती थी, कौन सी, जैसे कंट्रोल फ़ोन है, ऑटो फ़ोन है, EC है, या TPC फ़ोन है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ से जो है मक्स के द्वारा जो है ड्रॉप कराते थे सर्किट। तो ये सब सर्किटें जो है, ये चैनल जो है निकालते थे हम जो ऊपर बताया था। उसके बाद में STM से हम जो है ईथरनेट कार्ड से ईथरनेट जो है कनेक्ट करते हैं। और ईथरनेट कनेक्टिविटी कैसे लेते हैं, तो देखिए जैसे रेल नेट है, वाईफाई है, CCTV कैमरा है, BSS है, यानी वीडियो सर्विलांस सिस्टम, RDN है। तो अब मैं इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, ताकि दिक्कत नहीं आए आगे। जैसे PDMux है तो प्राइमरी डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इसका फुल फॉर्म होता है। BPAC की बात करें तो दोस्तों इसका होता है ब्लॉक प्रोबिंग बाय एक्सेल काउंटर, ठीक है, ब्लॉक प्रोबिंग एक्सेल काउंटर। उसके बाद में SSBPA ये है नेक्स्ट वाला, तो ठीक है, BPAC D लिखा है, तो D का भी बता देता हूँ, सॉलिड स्टेट ब्लॉक प्रोबिंग बाय एक्सेल काउंटर डिजिटल, ये है। फिर है आपका UFSBI, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। UFSBI का है यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस, यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस, ये UFSBI का फुल फॉर्म हो गया। UTS का आप जानते ही हैं, अनरिजर्व टिकट सिस्टम। PRS का भी आप जानते होंगे, ठीक है। और उसके बाद में वॉइस है, वॉइस का भी अगर नहीं जानते तो बता देते हैं, चलो। वॉइस का प्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, RC मतलब रिमोट कंट्रोल। और SCADA जो है
सिस्टम जो रिमोट कंट्रोल पे ही आधारित है, इसका भी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ स्काडा का। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए आप। सुपरवाइजरी, एस से होता है सुपरवाइजरी, सी से कंट्रोल, एंड, ए से एंड, डाटा एक्विजिशन। ठीक है, तो क्या हुआ, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में आता है नीचे वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का हो गया। ठीक है, सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, बीएसएस का होता है वीडियो सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, ये बीएसएस का हो गया, वीडियो सर्विलांस सिस्टम। और आरडीएन का, ये इम्पोर्टेंट है, आरडीएन का क्या होता है, रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म है। और पीआरएस का अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो थे ये कुछ फुल फॉर्म और इनसे रिलेटेड जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। अभी जो है टीसीएम के एलडीसी निकली है दोस्तों, तो इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था ताकि आप इसमें बहुत अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरीके से जो है सिस्टम जो है चलता था। तो ये इसके माध्यम से हम जो है समझ चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में जो है चैलेंज टू एसडीएच, तो एसडीएच को क्या क्या चैलेंज थे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर एफिशिएंसी ऑफ द बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन का। उसके बाद नीड ऑफ द सेपरेट एनएमएस, इसको ज़रूरत पड़ती थी, हर एक उसके लिए अलग अलग एनएमएस की आवश्यकता होती थी। ठीक है, और उसके बाद में फिर है मल्टी सर्विस रिक्वायरमेंट, जो है समझ गए होंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक माइग्रेटेड टू इथरनेट, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक। फिर क्यूओएस, इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, दूसरा है डीकपल ट्रांसपोर्ट एंड द सर्विस, यानी नो एंड टू एंड विजिबिलिटी। उसके बाद में रिमोट कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चैलेंजेस थे इसके लिए, बट अभी जो है इसका निदान कर दिया गया है। और निदान क्या है देख सकते हैं दोस्तों। तो अब हम हिंदी में आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से और कैसे और क्या उसकी चुनौतियाँ थी, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, हिंदी में बताने की कोशिश हम आपको ज़रूर करेंगे। एनएमएस का भी फुल फॉर्म ध्यान रखिए, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बहुत ही काम की हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, एसडीएच क्या है, एसडीएच टेक्नोलॉजी सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी। और उसका बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन क्या है, उसकी क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है, कहने का मतलब एसडीएच और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन की चुनौतियाँ। तो एसडीएच क्या करता है, तो एसडीएच क्या है, एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसमें फिक्स साइज फ्रेम का उपयोग होता है, यानी कि डेटा को पहले से निर्धारित टाइम स्लॉट में पैक किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जो है सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का प्रयोग होता है। उसके बाद में बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन में समस्या क्यों आती है, तो फिक्स एलोकेशन होते हैं। एसडीएच में डेटा ट्रांसफ़र के लिए बैंडविड्थ पहले से तय स्लॉट में बांटी जाती है। अगर किसी यूजर को उस समय पूरी एलोकेटेड बैंडविड्थ की आवश्यकता नहीं है तो बची हुई बैंडविड्थ बेकार जाती है। तो ये इसमें क्या समस्या थी। दूसरा है स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सर नहीं है, यानी कि आधुनिक पैकेट स्विचिंग तकनीकी जैसे कि आईपीएमपीएलएस की तरह एसडीएच में डेटा डायनेमिक रूप से एडजस्ट नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जब एक लिंक पर कम ट्रैफिक होता है, ठीक है, तो उस खाली बैंडविड्थ को दूसरे यूजर्स या एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो खाली ट्रैफिक होता है उसको दूसरे नहीं, खाली है तो खाली ही रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। किसमें, अभी जो आईपीएमपीएलएस है उसमें स्केलेबिलिटी ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, यानी कि अगर ट्रैफिक का पैटर्न बदल जाए या कई सेवाओं को एक साथ ट्रांसमिट करना हो तो एसडीएच में बैंडविड्थ को लचीले ढंग से रीएलोकेट कर पाना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, आधुनिक समाधान क्या है, तो अभी जो है यानी कि अभी प्रेजेंट में इसके क्या समाधान हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, ठीक है,
तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए IPMPLS जैसी पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, जो स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग कर बैंडविड्थ को ज़्यादा कुशल तरीके से इस्तेमाल करती है। निष्कर्ष क्या है इसके? IPMPLS टेक्नोलॉजी और SDH की लिमिटेशंस को दूर करती है। क्या है कि जो IPMPLS टेक्नोलॉजी है अभी जो लेटेस्ट, वो SDH की जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके जो लिमिटेशन है उसको दूर करती है, क्योंकि ये बैंडविड्थ को ज़रूरत के अनुसार जो है डायनेमिकली एलोकेट करती है। ठीक है, नेटवर्क रिसोर्स का कुशलतापूर्वक उपयोग करती है और विभिन्न एप्लीकेशनों को क्वालिटी एश्योरेंस देते हुए स्मूथ कम्युनिकेशन सक्षम करती है। इसलिए भारतीय रेलवे जैसी समस्याओं में SDH से IPMPLS की ओर माइग्रेशन करना लॉजिकल और फ्यूचरिस्टिक कदम माना जाता है, विशेषकर परफॉर्मेंस ऑफ द स्केलेबिलिटी के लिहाज से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हिंदी में है तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करके क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। SDH में मल्टी सर्विस सपोर्ट की कठिनाइयाँ, तो क्या कठिनाइयाँ हैं तो देख सकते हैं, चुनौतियाँ। ठीक है, और उसके विवरण, यहाँ पे कुछ विवरण लिखे हुए हैं। ठीक है, सीमित सेवा प्रकार, सीमित सेवा यानी लिमिटेड सर्विस। तो SDH मुख्यतः जो है वॉइस और लीज लाइन जैसी स्थायी सेवाओं के लिए उपयुक्त है। उसके बाद में डायनेमिक स्विचिंग नहीं है। पैकेट बेस्ड स्विचिंग की कमी होने से सेवाओं को डायनेमिकली मैनेज करना मुश्किल है। दूसरा है, अलग अलग उपकरण की ज़रूरत होती है। अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग इंटरफेस और कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। IP ईथरनेट कंपेबिलिटी, IP बेस्ड एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना जटिल हो जाता है। QoS का अभाव यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस का अभाव, हर सेवा के लिए अलग अलग क्वालिटी ऑफ सर्विस देने में जो है SDH टेक्नोलॉजी सक्षम नहीं है। तो ये थी इसकी डिफ़िकल्टीज। ठीक है, SDH की। अब नेक्स्ट स्लाइड में है कि ड्रॉबैक ऑफ द SDH टेक्नोलॉजी। SDH टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक क्या था? तो STM1 सपोर्ट मैक्सिमम ऑफ 155 to 0.52 Mbps, यानी कि 155.52 Mbps क्या थी इसकी मैक्सिमम जो है सपोर्ट कर सकता था। इतनी Mbps की जो है स्पीड थी या बैंडविड्थ थी, ऐसा कह सकते हैं। डज नॉट सफिश फीचर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, और ये जो है फीचर के लिए जो है सफिशिएंट नहीं थी। फीचर के रिक्वायरमेंट के आधार पर देखा जाए तो ये जो है सफिशिएंट नहीं थी। 2 पाथ ओनली विथ ऑटोमेटिक स्विचिंग, और 2 पाथ थे केवल ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए। फिर TDM बेस्ड लेगेंसी टेक्नोलॉजी थी ये। उसके बाद में वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन ऑफ द पैकेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में हाई लेटेंसी एंड रिस्टोरेशन टाइम। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी टाइम में भी, यानी कि ज़्यादा टाइम लेता था। हाई लेटेंसी यानी कि कम समय में नहीं, और रिस्टोरेशन में भी ज़्यादा टाइम लेता था। तो कहने का मतलब है कि हाई लेटेंसी एंड रिस्टोरेशन। दूसरा है पुअर स्केलेबिलिटी एंड द नॉट फ्लेक्सिबली नेटवर्क, और इसका जो है पुअर जो है स्केलेबिलिटी थी और ना ही जो है फ्लेक्सिबल था कि हम एक दूसरे से जो है तुरंत इसको डाइवर्ट कर सकें नेटवर्क में। तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि कन्वर्टर वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती थी। किसी भी चीज़ को अगर आप जोड़ रहे हैं तो कन्वर्टर की आवश्यकता पड़ती थी, और महंगे महंगे इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती थी। तो इसका जो सॉल्यूशन था वो था IPMPLS, इंटरनेट प्रोटोकॉल MP, यानी कि मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। ये इसका जो था ये एक ऑप्शन था। ठीक है, जो हम अभी रेलवे जो है लेके आई है। ठीक है, तो अभी MPLS के बारे में भी पढ़ेंगे हम, क्या है MPLS। तो समझिए आप, IPMPLS, ठीक है, ये MPLS था, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। IPMPLS का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल
मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। ये एक दो एडवांस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो बहुत तेज, सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करती है। मान लीजिए कि आपके पास एक पार्सल है जिसे आप भेजना चाहते हैं, और पुराने सिस्टम जैसे एसडीएच में पार्सल को भेजने से पहले उसके लिए एक फिक्स रास्ता तय किया जाता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, पुराने सिस्टम में क्या है, जैसे कि एसडीएच में पार्सल को भेजने से पहले उसके लिए एक फिक्स रास्ता तय किया जाता है ना, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन एमपीएलएस कहता है कि पार्सल पर एक लेबल लगा दो जिससे रास्ता खुद ब खुद तय हो जाएगा। ठीक है, इसी लेवल के आधार पर डेटा को उसके सही रास्ते से तेज़ी से भेजा जा सकता है, ये एमपीएलएस बोलते हैं। तो आईपीएमपीएलएस की खास बात है, लेवल बेस्ड राउटिंग होती है, यानी कि डेटा पैकेट पर लेवल लगाकर उसे स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। फिर है स्पीड ऑफ द एफिशिएंसी, एंड ट्रेडिशनल राउटिंग से तेज होता है क्योंकि हर बार टेबल देखनी नहीं पड़ती है इसमें। उसके बाद में है मल्टी सर्विस फ्रेंडली, वॉइस एंड वीडियो सिग्नलिंग सब चलता है, यानी वॉइस डाटा है, वीडियो है, यानी कि सब इसमें जो है सिग्नलिंग है, सब चलता है एक ही बैकबोन पर। क्वालिटी कंट्रोल, हर सेवा को उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से हैंडल किया जाता है। तो ये थी इसकी कुछ खास बातें। नेक्स्ट चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिग्नलिंग प्लस सीसीटीवी प्लस इंटरनेट एक ही नेटवर्क पर चलते हैं, ये इसका उदाहरण था। परिस्थितियाँ, ठीक है, क्या रही, तो वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे के बड़ौदा डिवीज़न में एक यूनिफाइड नेटवर्क है जहाँ एक स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लाइव वीडियो भेजा जा रहा है, उसी स्टेशन से इंटरनेट ब्राउजिंग भी चल रही है, और उसी नेटवर्क पर रेलवे सिग्नलिंग एंड रियल टाइम कंट्रोल भी चल रही है। सारी अलग अलग सेवाएं कैसे एक साथ सुरक्षित और तेज़ी से एक ही नेटवर्क पर चल सकती हैं, तो आईपीएमपीएलएस कैसे समाधान देता है वो देखते हैं। आईपीएमपीएलएस जो है, एक डेटा पैकेट को लेबल दिया जाता है हर सेवा जैसे सीसीटीवी या सिग्नलिंग का। डाटा जब नेटवर्क में आता है उसे एमपीएलएस एक लेबल असाइन करता है जिससे ये तय होता है कि वह डाटा कहाँ जाना है और किस प्रायोरिटी पर जाना है। स्मार्ट रास्ता चुनता है, एमपीएलएस उस लेवल के आधार पर सबसे तेज और सुरक्षित रास्ता चुनता है। क्वालिटी सुनिश्चित करता है, सीसीटीवी को हाई बैंडविड्थ मिलती है, सिग्नलिंग को लो लेटेंसी की प्रायोरिटी दी जाती है, और इंटरनेट ब्राउजिंग को बची हुई बैंडविड्थ में एडजस्ट किया जाता है। इस तरीके से जो है इसका जो है रहता है दोस्तों। अब चलते हैं आईपीएमपीएलएस ऑफर क्या क्या ऑफर करता है। तो फर्स्ट में है सपोर्ट एनी टू एनी टाइप ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है, किसी भी प्रकार की जो है कनेक्टिविटी को जो है सपोर्ट करता है। बेटर नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर्स देता है, ऑप्टिमाइज नेटवर्क कैपेसिटी, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है जैसे 10 MB 100 MB 1 GB 100 10 GB 40 GB 100 GB इस तरह सपोर्ट। बहुत लेगेसी TDM एंड पैकेट ट्रैफिक, उसके बाद इम्प्रूव पैकेट परफॉर्म एंड द कंट्रोल ट्रैफिक, इन सब के बारे में नीचे पढ़ेंगे। फिर रोबस्ट एंड हाई रिसाइलेंसी, उसके बाद में एफिशिएंट एंड डायनेमिक बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन और डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये थे। तो देखिए इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। एनी टू एनी कनेक्टिविटी का अर्थ है आईपीएमपीएलएस नेटवर्क एक ऐसे फ्रेमवर्क की तरह काम करता है जिसमें हर साइट या ब्रांच दूसरी किसी भी साइट से जुड़ सकती है बिना किसी स्थायी या निश्चित मार्ग की आवश्यकता है। दूर दराज के कार्यालयों का सीधा संपर्क, उदाहरण के तौर पर अगर रेलवे के 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक दिल्ली में और दूसरा चेन्नई में, तो एमपीएलएस उन्हें एक दूसरे से सीधे जोड़ सकता है, बिना मुख्य हब से होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रलाइज हब की डिपेंडेंसी नहीं है ना, डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब कि सेंट्रलाइज हब की ज़रूरत नहीं कि डाटा पहले वहाँ जाएगा
या वहाँ से फिर जहाँ निश्चित जगह है वहाँ जाएगा। तो पारंपरिक नेटवर्क में क्या होता था, अक्सर कर एक सेंट्रल हब के माध्यम से ट्रैफिक गुजरता है, लेकिन MPLS में हर साइट दूसरी साइट से सीधे जुड़ सकती है। यह एक लेटेंसी कम करता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। बेहतर सुविधा की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, तो बेहतर सुविधा की प्रमुख विशेषताएं किस तरीके से, हाँ चलो, ट्रैफिक आइसोलेशन यानी कि ट्रैफिक का अलगाव, आइसोलेशन, ठीक है, यानी ट्रैफिक नहीं होना। तो MPLS में प्रत्येक VPN या ग्राहक का डेटा दूसरे से अलग रहता है, जिससे डेटा लीक या आपसी टकराव का जोखिम कम होता है। लेवल स्विचिंग के जरिए सुरक्षा, MPLS डाटा को लेवल के जरिए रूट करता है, जिससे पारंपरिक IP हेडर को स्पूफ करना कठिन हो जाता है। यह नेटवर्क को साइबर हमलों से भी सुरक्षित बनाता है। नो डायरेक्ट एंड IP रूटिंग एक्सपोज, MPLS में डेटा पैकेट को सार्वजनिक इंटरनेट की तरह सीधे IP रूटिंग नहीं दिखती, जिससे हैकर को नेटवर्क की संरचना समझना मुश्किल होता है। तो ये सिक्योर इसलिए है दोस्तों। मजबूत यानी रोबस्ट, मतलब मजबूत नेटवर्क संरचना। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़े थे उनको हिंदी में यहाँ पे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। कैरियर ग्रेड इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर, MPLS नेटवर्क टेलीकॉम स्तर की तकनीक पर आधारित होता है, जो बहुत बड़े डेटा लोड को संभालने में सक्षम होता है, ठीक है। सक्रिय यानी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट, MPLS नेटवर्क लगातार मॉनिटर होता रहता है ताकि किसी भी गलती या अनयूजुअल एक्टिविटी को तुरंत पहचाना जा सके। मल्टीपल पाथ अवेलेबिलिटी, एक ही डेस्टिनेशन तक कई रास्ते उपलब्ध होते हैं, जिससे यदि एक रास्ता ब्लॉक हो जाए तो दूसरा तुरंत उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये इसकी खास जो है वो है एडवांटेज बोल सकते हैं, ठीक है। उच्च पुनर्प्राप्ति क्षमता, हाई रिसाइलेंसी, तो उच्च पुनर्प्राप्ति क्षमता, फास्ट रीरूट FRR। MPLS नेटवर्क में जब कोई लिंक या नोड फेल होता है तो नेटवर्क 1 सेकंड से भी कम समय में वैकल्पिक रास्ते पर स्विच कर जाता है। यदि कोई नेटवर्क जो है फेल होता है तो ऑटोमेटिक जो है दूसरे रास्ते से स्विच कर लेता है। सेल्फ हैंडलिंग नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो MPLS नेटवर्क में फेलोवर ऑटोमेटिक होता है, मतलब किसी भी खराबी की स्थिति में नेटवर्क स्वयं ही ट्रैफिक को रीरूट कर देता है। फिर रिडंडेंसी इम्प्लीमेंटेशन, तो MPLS नेटवर्क में रिडंडेंट यानी हार्डवेयर लिंक होते हैं, ताकि यदि एक फेल हो जाए तो दूसरा तुरंत कार्यभार संभाल सके। नेक्स्ट है कुशल यानी इफिशियंसी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, यानी लेवल आधारित रूटिंग। IP MPLS पैकेट को रूट करने के लिए IP एड्रेस की बजाय शॉर्ट लेवल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे डेटा तेजी से गंतव्य तक पहुंचता है। कम ओवरहेड, पारंपरिक IP रूटिंग की तुलना में MPLS कम प्रोसेसिंग करता है, जिसमें बैंडविड्थ कम खर्च होती है और नेटवर्क प्रदर्शन बेहतर होता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, नेटवर्क ट्रैफिक को ऐसी पथों पर भेजा जाता है जहां कम भीड़ होती है, जिससे उपलब्ध बैंडविड्थ का पूरा उपयोग होता है। डायनेमिक यानी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन में क्या है, डायनेमिक में क्वालिटी ऑफ सर्विस। MPLS अलग अलग प्रकार के ट्रैफिक जैसे कि वीडियो, वॉइस या डाटा को उनकी प्राथमिकता के अनुसार बैंडविड्थ आवंटित करता है, जिससे ज़रूरत के अनुसार समायोजन संभव होता है। लाइव ट्रैफिक एनालिसिस, MPLS नेटवर्क लगातार ट्रैफिक के पैटर्न को मॉनिटर करता है और आवश्यकता अनुसार रूट्स को बदलता है, जिससे नेटवर्क की गति और लचीलापन बना रहता है। फास्ट रीरूटिंग, यदि नेटवर्क में कोई लिंक फेल हो जाता है तो MPLS तुरंत वैकल्पिक रूट चुन लेता है, जिससे निरंतर कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो ये फास्ट रीरूटिंग के बारे में। नेक्स्ट है लेगेंसी TDM क्या होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में पुरानी तकनीक में TDM एक पारंपरिक ट्रांसमिशन तकनीक है, जिसमें डेटा फिक्स टाइम स्लॉट के जरिए भेजा जाता है, एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
टेलीफोन और वॉइस नेटवर्किंग में इस्तेमाल। इसे पुराने PBX सिस्टम और वॉइस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता था। सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग, ये फिक्स रूट और फिक्स बैंडविड्थ पर आधारित होती है। पैकेट ट्रैफिक क्या है? IP बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन। पैकेट ट्रैफिक इंटरनेट, इमेज, ईमेल या क्लाउड डेटा जैसी सेवाओं के लिए इस्तेमाल होती है IP बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन। तो फ्लेक्सिबल ऑफ द डायनेमिक ट्रैफिक, डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में बंटकर भेजा जाता है जो बेहतर बैंडविड्थ, उपयोग और स्केलेबिलिटी देता है। अब देखते हैं सुविधा और कार्यविधि। ठीक है, तो जैसे सर्किट एमुलेशन है, तो MPLS नेटवर्क जो है TDM डेटा को पैकेट ट्रैफिक की तरह व्यवहार करता है, जिससे कंपेबिलिटी बनी रहती है। मल्टी सर्विस ट्रांसपोर्ट, MPLS एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जहां वॉइस, वीडियो और डाटा एक साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि MPLS राउटर दोनों तरह की ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं, पुराने TDM डिवाइस और नए IP आधारित सिस्टम। पैकेट प्रदर्शन में सुधार, इम्प्रूव पैकेट परफॉर्मेंस। तो लेवल स्विचिंग MPLS नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को IP हेडर के बजाय लेवल्स के आधार पर रूट किया जाता है, जिससे राउटर जल्दी निर्णय लेता है और तेज़ी से आगे बढ़ता है। लो लेटेंसी ट्रांसमिशन, ट्रैफिक को ऑप्टिमल पथों पर भेजा जाता है, जिससे रिस्पांस टाइम घटता है। यह रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस कॉल के लिए बहुत ही उपयोगी है। कम पैकेट लॉस। ठीक है, MPLS नेटवर्क इंटेलिजेंट पाथ सिलेक्शन करता है और कॉन्जेस्टेड या अनरिलायबल रूट को अवॉइड करता है, जिससे डेटा नुकसान कम होता है। ट्रैफिक कंट्रोल, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस, MPLS अलग अलग प्रकार के डेटा को प्राथमिकता देता है। वॉइस और वीडियो को हाई प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे ज़रूरी ट्रैफिक को बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, MPLS में ट्रैफिक का विश्लेषण करके उसे ऐसे रूट पर भेजा जाता है जहां नेटवर्क में कम भीड़ हो, इससे बैंडविड्थ का सही उपयोग होता है। लोड बैलेंसिंग, यदि एक मार्ग पर अधिक ट्रैफिक हो जाए तो MPLS ट्रैफिक को अन्य उपलब्ध रास्तों पर इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे नेटवर्क कभी ओवरलोड नहीं होता है। सर्विस सुविधा देखें, इन तकनीकी दृष्टिकोण के लाभ क्या है, तो यहाँ लाभ लिखे हुए हैं। यहाँ लेवल स्विचिंग में क्या है, तेज और कुशल राउटिंग होती है। क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रायोरिटेशन, जरूरी ट्रैफिक को प्राथमिकता मिलती है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, बेहतर ट्रैफिक वितरण और नेटवर्क प्रदर्शन। लोड बैलेंसिंग, सभी मार्गों पर ट्रैफिक का संतुलन वितरित होता है। अब आते हैं कि डिटरमिनिस्टिक क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है। तो पूर्व निर्धारित व्यवहार, नेटवर्क ये सुनिश्चित करता है कि हर प्रकार की ट्रैफिक जैसे वॉइस, वीडियो या सामान्य डेटा को उनकी ज़रूरत के मुताबिक एक निर्धारित गुणवत्ता मिलेगी। अस्थिरता से बचाव, ऐसा सिस्टम स्पाइक्स या फ्लक्चुएशन को रोकता है, यानी अगर वीडियो कॉल चल रही है तो बीच में बफरिंग नहीं आएगी। कैसे काम करता है IP MPLS में, जैसे क्लास ऑफ सर्विस COS का फुल फॉर्म है क्लास ऑफ सर्विस, यानी डेटा को श्रेणियों में बांटना, जैसे हाई, मीडियम या लो। ट्रैफिक लेबलिंग, तो हर पैकेट को क्वालिटी ऑफ सर्विस लेवल दिया जाता है ताकि रूट्स उसे सही प्राथमिकता दे। रिसोर्स रिजर्वेशन, आवश्यकता बैंडविड्थ पहले से आरक्षित की जाती है ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विस बनी रहे। तो ये था दोस्तों जो मैंने हिंदी में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हर एक चीज़ का अर्थ क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है वो सब, और दोनों में अंतर
ये हिंदी में समझाने की कोशिश की है तो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें कुछ इंग्लिश में भी हैं, वो भी आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें एच और IP/MPLS के बारे में बताया गया है। तो ये जो एच टेक्नोलॉजी थी दोस्तों, ये सर्किट स्विचिंग में वर्क करती थी, और ये जो है पैकेट स्विचिंग। IP/MPLS जो है वो पैकेट स्विचिंग पर आधारित है। और ये जो है इसमें जो 155 Mbps यानी STM1 है तो, और 622 Mbps अगर 4 है तो, और 2.5 गीगाबिट पर सेकंड जो है अगर STM64 है तो, इतनी जो है इसकी बैंडविड्थ थी। ठीक है, बैंडविड्थ के बारे में। और इसके अंदर जो है आपको मिलेगा 100 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 10 GB एंड 40 GB तक जो है मिलता है। उसके बाद में सेपरेट नेटवर्क फॉर द डिफरेंट वेंडर। तो अलग अलग वेंडर का जो इक्विपमेंट था उसके लिए जो अलग अलग NMS की, सेपरेट NMS की आवश्यकता होती थी। ठीक है, यानी नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें क्या है, इसके अंदर जो है सिंगल NMS फॉर ऑल वेंडर्स के लिए, यानी सभी, चाहे किसी भी कंपनी का लगा हो इक्विपमेंट, केवल एक ही NMS की आवश्यकता होगी, वहीं से सब जो है ऑपरेट किया जा सकता है। फिर है नो क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसके अंदर जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं थी, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को सपोर्ट करता है। नो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंडविड्थ। इसका जो है ये डायनेमिक बैंडविड्थ पर काम करता है। दूसरा लेगेसी टेक्नोलॉजी जो है इसमें थी, और वर्ल्ड वाइड पैकेट टेक्नोलॉजी इसमें है। हाई लेटेंसी, इसमें लो लेटेंसी। ठीक है, रिजल्ट वेरी हाई स्पीड ऑफ द फॉरवर्डिंग, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। दूसरा है पुअर स्केलेबिलिटी एंड नॉट सो फ्लेक्सिबिलिटी, जबकि इसमें जो है हाई स्केलेबल एंड द फ्लेक्सिबल, ये दोनों ही चीज़ें इसमें है, इसमें नहीं थी। 2 पाथ ओनली प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए 2 पाथ की आवश्यकता होती, वर्क पाथ एंड द प्रोटेक्शन पाथ। लेकिन बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल पाथ विल बी रीरूट, इसमें जो है ये बेस के ऊपर प्रोटोकॉल जो है ना, प्रोटोकॉल का पाथ जो है बेस के ऊपर होता है, और वो ऑटोमेटिक जो है रीरूट कर देता है। रिमोट कॉन्फ़िगरेशन नॉट पॉसिबल, इसके अंदर जो है रिमोट कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉट पॉसिबल थी, जबकि इसमें जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेस सिक्योर, लेस सिक्योर, बहुत कम सिक्योर था। ये इनबिल्ट जो है सिक्योरिटी फीचर्स इसमें हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फीचर एप्लीकेशन। तो अगली जो फीचर एप्लीकेशन है उसके लिए बैंडविड्थ जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इन द फीचर फॉर वेरियस एप्लीकेशन आर द टेबुलेटेड बिलो, एक टेबुलर फॉर्म में जो है समझा के रखा है। ये एप्लीकेशन है और इनको किस हिसाब से बैंडविड्थ की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पे बैंडविड्थ एट स्टेशन दिए हुए हैं, मेजर स्टेशन, जंक्शन स्टेशन और बेस साइड स्टेशन। तो अगर देखते हैं, एक UTN नेटवर्क है जिसके लिए मेजर स्टेशन पे 10 MB की ज़रूरत पड़ेगी हमको, स्पीड की 10 Mbps, और जो जंक्शन स्टेशन है वहाँ 2 MB की, बेस साइड पे भी 2 MB की। वॉइस के लिए 10 MB, 2 MB और 2 MB। RC ये रिमोट कंट्रोल या स्काडा सर्किट के लिए 10 MB, 2 MB, 2 MB। सर्विलांस सिस्टम के लिए 600 MB, यानी कि 600 Mbps, 500 Mbps एंड 200 Mbps। रेलनेट के लिए 100 Mbps, 50 एंड 20। ठीक है, RDN के लिए 500, 200 या 100। वाईफाई के लिए 300 Mbps, 300 एंड 100 Mbps। तो ये कुछ सर्किट थी, एप्लीकेशन थी जिसके लिए हमको जो है
बैंडविड्थ की आवश्यकता होती थी दोस्तों, ठीक है। तो बेस ऑन द दीज एस्टिमेट, ये जो है बेस था, एस्टिमेट इस तरीके से था इसका, वी मैनी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द स्टेशन, जो 3 स्टेशन का जो प्योरली बेस ऑफ द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट दीज आर। तो इस तरीके की जो है बैंडविड्थ जो है रिक्वायर्ड होती है। तो आप देखते हैं कि जो A1 या A क्वालिटी के कैटेगरी के स्टेशंस जो हैं उनके लिए जो अभी जो है नीड है ये बैंडविड्थ की 2 GB की नीड है, और बी एंड सी के लिए 1 GB की है, और डी और ई कैटेगरी के जो स्टेशन हैं उनके लिए 512 Mbps की जो है रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से इनकी रिक्वायरमेंट थी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IPMPLS टेक्नोलॉजी फॉर द यूनिफाइड कम्युनिकेशन बैकबोन ऑन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में जो है समय समय पर जो है इसमें सुधार किए गए हैं। अभी जो है सर्कुलर नया जो 2020 में आया, ठीक है, उसका ये सर्कुलर नंबर दिया हुआ है 4/2020 एंड डेट 25/2/2020 को जो है इम्प्लीमेंटेशन किया है, यानी कि सर्कुलर जारी हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IPMPLS ऑफ इंडियन रेलवे। तो यूज ऑफ द MPLS टेक्नोलॉजी, ठीक है, IPMPLS टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स फॉर द टेलीकम्युनिकेशन बैकबोन ऑफ इंडियन रेलवे। टेलीकम्युनिकेशन का बैकबोन रहेगा इंडियन रेलवे में क्या, IPMPLS टेक्नोलॉजी। ऑल फीचर वर्क रिप्लेसमेंट, और जो वर्क है उसका रिप्लेसमेंट रहेगा किसका, ADH और PDH जो अभी चल रहा है उसका रिप्लेसमेंट है, फीचर रिप्लेसमेंट है दोस्तों, इंक्लूडिंग वर्क एंड टेंडर्स येट द फ्लोटेड एंड द विद द IPMPLS स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो दूसरा, ऑल फीचर एक्सचेंज वर्क रिप्लेसमेंट शैल बी डन विद द IP एक्सचेंज, ठीक है। जो ये इसमें लिखा है कि ऑल फीचर एक्सचेंज वर्क्स रिप्लेसमेंट, जो आगे जो फीचर के जो एक्सचेंज किए जाएंगे, एक्सचेंज वर्क जो है वो रिप्लेसमेंट एंड द IP एक्सचेंज में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है या हो भी रहा है, हो भी गया कई कई स्टेशनों पे। ऑल एक्सचेंज कैन बी द इंटीग्रेटेड, और सभी एक्सचेंज जो है इंटीग्रेट हो जाएंगे इनटू वन एट द ऑल डिविजन्स लेवल वेयर द feasible, then the provision of suitable bandwidth and the ring connectivity protection। तो एक रिंग कनेक्टिविटी रहेगी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। 4th नंबर पर क्या लिखा है, क्रिएशन ऑफ द इंटीग्रेटेड डिवीजन जोनल एंड नेशनल लेवल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो NMS जो है रहेंगे यहाँ पे डिवीजन लेवल पे, डिवीजन जोनल लेवल या नेशनल लेवल पे, एंड दीज विल बी द ऑपरेटेड एज ए नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क को ऑपरेट करेगा वो कौन, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर जो बनाए जाएंगे ये हैं NOC जो है ऑपरेट करेगा किसको, NMS को, विद रिलीवेंट अलर्ट एंड एसोसिएटेड, ठीक है, एस्केलेशन। इट विल द इंक्लूड इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल सच NMS फॉर द बेटर मॉनिटरिंग एंड द प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो NMS के द्वारा जो है हम जो बहुत ही बेहतर मॉनिटरिंग जो है कर पाएंगे, ठीक है, और प्रॉपर रिसोर्स के द्वारा। आगे जो है द टेलीकॉम बैकबोन ऑफ ऑल फ्यूचर वर्क रिप्लेसमेंट ऑफ द डाटा नेटवर्क सच द PRS, यानी कि जितने भी टेलीकॉम बैकबोन ऑफ द ऑल फ्यूचर के जो है उनका रिप्लेसमेंट किया जाएगा ऑफ डाटा नेटवर्किंग के लिए, जैसे लगाए गए हैं PRS, UTS, FOIS, SCADA, शैल बी द IPMPLS। ये सब जो है IPMPLS पर ही डाइवर्ट जो है हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है टू द ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एंड इम्प्रूव अवेलेबिलिटी सेम द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मे बी द शेयर्ड फॉर नंबर ऑफ द सर्विस विद द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फीचर्स एंड द विद रिंग प्रोटेक्शन पाथ एंड VPN नेटवर्क इफ रिक्वायर्ड। तो जिस तरीके से आपको बनाना है, आपके अलग अलग जो है नेटवर्क, यानी कि आपके जो इक्विपमेंट है उनको एक रिंग प्रोटेक्शन देना है, रिंग में ही आपको नेटवर्क बनाना है। दूसरा VPN अगर रिक्वायर्ड हो तो VPN भी आप बना सकते हैं। नॉर्मली द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और ये जो है नॉर्मली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एंड इक्विपमेंट टू बेस ईच इंटीग्रेशन एंड द ऑप्टिमाइज कॉस्ट दीज आल्सो इंक्लूड ऑफ NMS। तो ये सब जो है NMS में ही
इंक्लूड है। ठीक है, तो यहीं से आप जो है नॉर्मली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है इंटेंसिव ट्रेनिंग टू द स्टाफ, और स्टाफ के लिए ट्रेनिंग एंड आप किसकी IPMPLS टेक्नोलॉजी शैल बी द प्लान इमीडिएटली बाय द रिसेट। तो ये जो है इनको बताया गया कि इसकी ट्रेनिंग दी जाए रिसेट या अदर जोन लेवल सेंटरों पर दी जाए। रिसेट विल बी प्रिपेयर एंड ट्रेनिंग कॉन्टेक्ट इंक्लूडिंग द वीडियो क्लिप्स ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स, है ना, रिलीवेंट टू द अंडरस्टैंड एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ IPMPLS। तो उनको बोर्ड ने बोला है कि भाई आप जो है आपके स्टाफ को जो है टेलीकॉम स्टाफ जो है उनको रिसेट या जोनल लेवल पर जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं उनके द्वारा जो है ट्रेनिंग दी जाए। जोनल रेलवे में बी द टेक 2 एडिशनल फाइबर्स अदर देन द प्रेजेंट 4 फाइबर्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द रेलटेल। ठीक है, यदि रिक्वायर्ड हो तो आप रेलटेल से ले सकते हैं। एडिशनल फाइबर के बारे में बताया 2 एडिशनल। ठीक है, उसके बाद में ये जोनल लेवल को बोला है RDSO टू इशू द टेंटेटिव स्कीम्स एंड द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग द interface and the network management systems. RDSO will be the issue specification of the requirement equipment if the required or may adopt the TEC specification and accordingly refer them। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने RDSO ने उनको बता दिया है कि आप ये सब चीज़ें जो है जो रेलवे बोर्ड यानी कि RDSO द्वारा जो स्थापित चीज़ें हैं उसके आधार पर आप जल्दी से जल्दी जो है इनको ट्रेनिंग दे दें। और ये क्या बोलते हैं RDSO टू इशू, RDSO ने जो स्कीम इशू की है यानी कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसके यानी कि वो सभी जगह यानी कि जोनल लेवल पर डिवीज़न लेवल पर आप जो है इनको बता दिया जाए। चलिए आगे नेक्स्ट है जो है अकॉर्डिंगली टेक्निकल एडवाइजरी नोट TAN, और इसके द्वारा जो है टेक्निकली एडवाइजरी नोट्स जो निकाला जाता है बाय द इशू बाय डॉक्यूमेंट जो यानी कि RDSO यानी रेलवे बोर्ड द्वारा जो सभी जो है बेस ऑफ द कमेंट ऑफ द जोनल रेलवे एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको एक नोट दिया जाता है। ठीक है, और इसमें लिखा है फर्दर रिवीजन द 10 मतलब टेक्निकल एडवाइजरी नोट्स। ठीक है, इट द टेकन अप बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स जो भी हैं फ्रॉम द रेलवे बोर्ड द्वारा जो है इनसे जो है सजेशन लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, किस तरीके की ये जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, कितना इस्टेब्लिश हुआ है और कब तक होने की संभावना है। POC प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट गाइडलाइन इन द इंटरऑपरेबिलिटी इंटीग्रेशन टेस्टिंग विद द रेलटेल नेटवर्क बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग 10 वर्क इशूड द टू जोनल रेलवे। और ये जो है जो इसको प्रोवाइडर है ना, जैसे रेलटेल है तो उससे उसके द्वारा जो है टेस्टिंग वगैरह जिसको इसको दिया है ये सब जानकारी जो है एज पर जो रेलवे बोर्ड गाइडलाइन है उसके आधार पर मांगता है रेलवे। ठीक है, एक टेक्निकल एडवाइजरी नोट जो है जारी करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो यहाँ पे दिखा गया है इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग IPMPLS के बारे में। एक ये डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो लगे हुए इक्विपमेंट्स हैं किस तरीके से कनेक्टिविटी रहेगी वो हम देख लेते हैं, और किस तरीके से IPMPLS क्लाउड वर्क करता है। तो आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ये जो क्लाउड बनाया जाता है किस तरीके से रहता है। तो देखिए ये LER है। ठीक है, LER जो है कनेक्ट है, 2 एंड पर LER कनेक्ट किए हुए। ठीक है, उसके बाद में LSR है, और LSR जो है ये सेंटर में कनेक्ट किए हुए। ठीक है, LSP सर्विस प्रोवाइडर जो है ये रहेंगे MPLS नेटवर्क के अंदर जो भी है। तो अब मैं बता देता हूँ कि LER का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LER का फुल फॉर्म होता है लेवल एज्ड राउटर। ठीक है, और LSR का फुल फॉर्म होता है लेवल स्विच राउटर।
ठीक है। और LSP का मतलब होता है लेवल स्विच पाथ। ये जो है LSP यानी लेवल स्विच पाथ रहेंगे। तो इनके द्वारा एक नेटवर्क बनाया जाता है यानी क्लाउड बनाया जाता है, तो वहाँ से जो है कनेक्टिविटी मिलती है। तो चलिए कैसे कनेक्टिविटी दी है देख सकते हैं कि यहाँ LER से एक स्विच को जोड़ा है, स्विच, और स्विच के द्वारा जो है हमने कनेक्टिविटी दी है। तो स्विच के द्वारा देखिए यहाँ डाटा लॉगर है, ठीक है, SCADA, UFSBI और BPAC, ये इसको कनेक्टिविटी दे दी है। उसके बाद में UTS PRS यहाँ राउटर लगाए, राउटर्स PRS UTS वॉइस कनेक्टिविटी दे दी है। फिर LTE है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LTE को भी कनेक्टिविटी यहीं से दे दी है, ठीक है। उसके बाद में अब देखोगे तो यहाँ पे जो है एनालॉग टेलीफोन है, एनालॉग टेलीफोन को भी कनेक्टिविटी दी है FXS गेटवे लगा के, ठीक है, जिसमें ये टेलीफोन कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो एनालॉग टेलीफोन है वो भी आप चला सकते हैं। दूसरा है VoIP यानी IP बेस्ड टेलीफोन है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन्स, VoIP फोन भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं स्विच के द्वारा। और स्विच के द्वारा ही हम जो है CCTV कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर स्टेशन पे वाईफाई भी यहीं से दे सकते हैं। तो इतना इजी हो गया है। और दूसरा है कि रेलनेट की भी कनेक्टिविटी हम यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद में जो पुरानी सर्किट चल रही है हमारी PDMux वगैरह, तो यहाँ से भी हम कनेक्टिविटी इनको दे सकते हैं। ऑटोफोन्स है, EC सॉकेट्स हैं, इनको भी ये कनेक्टिविटी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ से ये हमारा स्टेशन ये है और यही स्टेशन B है। तो स्टेशन B पे भी क्या होगा, एक LER लगेगा और LER से एक स्विच लगा देंगे और स्विच के थ्रू जो है उसी प्रकार से नेटवर्किंग हम कर देंगे। यानी सर्किट को जो है चलाना है तो आप एक स्विच लगा के सारी सर्किटें जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर इधर ही अपनाना है। तो आप देख सकते हैं सेम है। यहाँ से हमने एक डाटा लॉगर यानी कि SCADA सर्किट को भी जोड़ दिया है, UFSBI या BPAC, और UTS PRS को भी कनेक्टिविटी दे दी है, LTE को दे दी है, PDMux को भी कनेक्ट कर दिया और PDMux से फिर 2 सर्किट EC और ऑटोफोन निकाल दिए स्टेशन पे। उसके बाद में FXS गेटवे से भी हम एनालॉग कंट्रोल टेलीफोन जो है चला सकते हैं। IP बेस्ड टेलीफोन जो है VIP वो भी हम कनेक्ट किया है। उसके बाद में CCTV सर्विलांस सिस्टम भी कनेक्ट किए हुए, स्टेशन पर वाईफाई भी हमने यहाँ से दिया हुआ है। इस तरीके से जो है कनेक्शन है। अब नेक्स्ट स्लाइड में तो MPLS जो है किस तरीके से वर्क करता है। तो MPLS प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग इज अरेंज बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3, इन दोनों के बीच में काम करता है। इसका मतलब कि ये 2.5 कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यानी लेयर 3 यानी IP बेस हो गया, लेयर 2 यानी कि ATM, FR, ईथरनेट, PP, इन दोनों के बीच का है। तो आप इसमें बता सकते हैं। लेयर 1 में जो है SDH, ODH, WDH, WDN या CSM, इस तरीके की जो है टेक्नोलॉजी थी। लेयर 2 में जो है ATM या FR या ईथरनेट या PPP, ठीक है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी। और अभी जो है ये MPLS टेक्नोलॉजी, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं कि LSR या ये क्या होता है और कैसे काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए LSR मतलब लेवल स्विचिंग राउटर, जो हमने देखा था क्या होता है। तो LSR नेटवर्क के अंदर काम करता है। इसका काम सिर्फ ये देखना होता है कि पैकेट पर जो लेवल लगा है उसके हिसाब से उसे आगे कहाँ भेजना है। काम कैसा है, जैसे रेलवे स्टेशन पर पार्सल आता है, जिस पर लेवल लगा है स्टेशन कर्मचारी उस लेवल के मुताबिक पार्सल को अगले स्टेशन की तरफ भेज देता है। तो LSR भी वैसा ही करता है। MPLS पैकेट के लेवल को देखकर उसे सबसे अच्छे रास्ते से अगली जगह फॉरवर्ड करता है। जवाबदेही केवल लेवल देखने और बदलने की जिम्मेदारी होती है, IP एड्रेस नहीं देखता है। ये LSR का काम है। LER क्या करता है। LER यानी लेवल एज राउटर क्या होता है। LER नेटवर्क के किनारे, यानी कि LER जो है नेटवर्क के किनारे यानी एज यानी कि किनारे, तो नेटवर्क के किनारे पर होता है। जब कोई नया डाटा नेटवर्क में आता है या नेटवर्क से बाहर जाता है तो LER उस पैकेट को MPLS लेवल बदलता है या हटाता है। काम कैसे करता है, जैसे कोई पार्सल परिवार स्टेशन पर पहुंचता है
तो वहाँ लेवल लगाया जाता है कि ताकि उसे सही जगह भेजा जा सके, या स्टेशन से निकलने वाले पार्सल से लेवल हटा दिया जाता है क्योंकि वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। तो दो ही काम होते हैं, या तो लेवल लगा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। जवाबदेही क्या है? नेटवर्क में आने वाले आईपी पैकेट को लेवल देता है और बाहर जाने वाले एमपीएलएस पैकेट से लेवल हटाता है। बस दो काम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? एमपीएलएस नेटवर्क में एलईआर के प्रकार। एलईआर के प्रकार क्या है? तो एक तो है इंग्रेस एलईआर और एक होता है एग्रेस एलईआर, दो है। तो इंग्रेस एलईआर क्या है? एमपीएलएस नेटवर्क में आने वाले आईपी पैकेट को लेवल देता है। उसके बाद में जो एलईआर जो एग्रेस है, ये एमपीएलएस नेटवर्क से बाहर जाने वाले पैकेट से लेवल हटाता है। तो कहने का मतलब ये जो है, वो जहाँ से पैकेट इन होता है वहाँ एलईआर इंग्रेस लगाया जाता है, और जहाँ से आउट होता है वहाँ एग्रेस लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। तो इसे ऐसे समझिए कि एक स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन ए से स्टेशन डी तक डाटा भेजा जा रहा है, और बीच में बी और सी क्या है? इंटरमीडिएट स्टेशन है। तो स्टेशन ए इंग्रेस एलईआर हो गया, यहाँ डेटा एमपीएलएस नेटवर्क में पहली बार प्रवेश करता है तो आईपी पैकेट को एमपीएलएस लेवल दिया जाता है। दूसरा है स्टेशन बी और सी, बीच के एलएसआर ये लेवल के अनुसार पैकेट को आगे बढ़ाते हैं। स्टेशन डी आया एग्रेस, ये एग्रेस एलईआर यहाँ एमपीएलएस नेटवर्क छोड़ते समय पैकेट से लेवल हटा दिया जाता है और आईपी डेटा को उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाता है। तो ये था इजली वे में समझना। लेवल स्विचिंग पाथ क्या होता है? तो एलएसपी यानी लेवल स्विचिंग पाथ क्या है? तो एलएसपी एक ऐसा पूर्व निर्धारित रास्ता होता है जिसके माध्यम से एमपीएलएस पैकेट नेटवर्क के भीतर एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। आप ऐसे समझिए जैसे कि किसी ट्रेन के लिए एक विशेष ट्रैक तय कर दिया जाता है कि वह किन किन स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ठीक वैसे ही एमपीएलएस नेटवर्क में डेटा पैकेट के लिए एक लेवल बेस्ड रास्ता तय किया होता है, उसे ही कहते हैं एलएसपी यानी कि लेवल स्विचिंग पाथ। इंग्रेस एलईआर पैकेट को लेवल देता है और उसे एलएसपी पर भेजता है। बस इतना काम है। एलएसआर राउटर लेवल को देखकर पैकेट को अगले होप की ओर स्विच करते हैं, और एग्रेस एलईआर अंत में पैकेट से लेवल हटाकर उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। पूरे रास्ते में पैकेट केवल लेवल के आधार पर फॉरवर्ड होता है, आईपी राउटिंग नहीं देखनी पड़ती है। क्यों जरूरी है एलएसपी? फास्ट फॉरवर्डिंग यानी लेवल स्विचिंग के कारण राउटिंग जल्दी होती है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग नेटवर्क एडमिन्स पहले से तय कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैफिक किस रास्ते से गुजरे। क्वालिटी ऑफ सर्विस हाई प्रायोरिटी सर्विस को जो है बेहतर रास्ता दिया जाता है, जैसे कि सिग्नलिंग या वीओआईपी। नेक्स्ट, पुश लेवल लगाना। पुश का मतलब अब इसमें देखते हैं कि पुश कुछ वर्ड हैं टेक्निकली जिनको यहाँ पे बताया गया है। पुश का मतलब होता है लेवल लगाना। जब कोई आईपी पैकेट एमपीएलएस नेटवर्क में प्रवेश करता है तो इंग्रेस एलईआर पर, तो उसे एक एमपीएलएस लेवल असाइन किया जाता है। उदाहरण मान लीजिए आप एक पार्सल भेज रहे हैं, तो सबसे पहले उस पर पता वाला स्टिकर चिपकाया जाता है, यही पुश है। ठीक है। कार्यस्थल मतलब इंग्रेस एलईआर। उसके बाद में स्वेप लेवल बदलना। स्वेप का मतलब होता है लेवल बदलना। तो जब डेटा एमपीएलएस नेटवर्क के अंदर एक एलएसआर से दूसरे एलएसआर की ओर जाता है तो पुराने लेवल को एक नया लेवल से बदल दिया जाता है। उदाहरण जैसे रेल का डब्बा एक जंक्शन पर आता है और अगले स्टेशन के लिए उसकी पटरी बदली जाती है, बस ऐसा ही एमपीएलएस लेवल स्वेप करता है। तो इंटरमीडिएट एलएसआर करता है ये सब। ठीक है। पॉप का मतलब होता है लेवल हटाना। जब
पैकेट MPLS नेटवर्क से बाहर निकलने वाला होता है तो एग्रेस LER जो है, एग्रेस LER पर तो MPLS लेवल को हटा दिया जाता है और IP पैकेट डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। उदाहरण, जब पार्सल अपने फाइनल एड्रेस पर पहुंचता है तो उसके ऊपर लगे स्टिकर की अब कोई ज़रूरत नहीं रहती, तो उसे हटा दिया जाता है, यानी कि ये एग्रेस LER काम करता है। ये तीनों डाटा पैकेट के फ्लो में एक्सटर्नली जो है महत्वपूर्ण है, एक्सट्रीमली महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट समझिए, आप इसके द्वारा समझ लीजिए, इस स्लाइड के द्वारा अच्छे से समझ में आएगा। रूट एट एज एंड स्विच इन कोर। तो देखिए किस तरीके से कैसे काम कर रहा है। ये LSP हो गया, यानी कि रूट हो गया, पाथ हो गया एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे LER जो है लगा हुआ है, IP दिया है 1, यानी कि ये जो है एक डाटा है IP1 हैज 1, ठीक है। अब इसको हमको ये जो डाटा है वो डाटा हमको जो कि तो ही पहुँचाना है, तो क्या करेंगे, अब जो अंदर की जो प्रोसेसिंग कैसे रहेगी, तो ये जो LER है ये क्या करेगा, उसको एक लेवल दे देगा। तो इन्होंने दे दिया 5, लेवल 5 दिया है। अब LSR क्या करेगा, LSR, ठीक है, ये LER था, LSR ने क्या किया, उसको लेवल चेंज करके उसका लेवल दे दिया 9, ठीक है। उसके बाद में LSR क्या करेगा, दूसरा इस लेवल को जो है ये दिया है ना लेवल, LSR लेवल 5, 9 इस तरीके से। अब ये जो है LER इसको लेवल को हटा देगा और फिर जो कि तो ये पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन तक। तो ये था इसका रूट बदलने का तरीका किस तरीके से, तो इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी लेयर 2 ट्रांसपोर्ट ऐसा, ठीक है। लेवल यहाँ पे स्विपिंग हुआ, ये हो गया, असाइन किया गया था, ठीक है 5। तो इन लेवल आउट लेवल इन क्या था L5 और आउट में क्या हुआ L9। इसके बाद में लेवल इन लेवल कौन सा था, 9 था, ठीक है। लेवल स्विपिंग कौन सा था, 2, स्विप कर दिया। उसके बाद में इन लेवल कौन सा, रिमूव लेवल हो गया, इन जो किया था वो रिमूव कर दिया। और ट्रांसपोर्ट लेयर 2 जो है ट्रांसपोर्ट हमने कर दिया है, लेयर 2 ट्रांसपोर्ट कर दिया है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो IP थी 192.4/16 उसको हमने यहाँ पे जो है इसके लेवल हटा के ये IP जो है इसको प्रोवाइड कर दी, यानी कि ये डाटा जो है जो कि तो ही चला गया है, ठीक है। तो इससे इजीली आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। PHP क्या होता है, ठीक है। तो PHP यानी कि हॉप पॉपिंग, हाँ पेनुअल्टीमेट हॉप पॉपिंग क्या है। तो PHP का मतलब है कि MPLS लेवल अंतिम राउटर यानी कि एग्रेस यानी LER की बजाय उससे एक कदम पहले वाले राउटर पर ही हटा दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है, ताकि एग्रेस LER को लेवल हटाने की एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़े, राउटिंग डिसीजन को आसान बनाया जा सकते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। राउटिंग डिसीजन को आसान बनाया जा सकते हैं, नेटवर्क प्रोसेसिंग को थोड़ा और तेज़ और एफिशिएंट बनाया जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको एक काम दे दिया कि तुम्हारा काम है केवल लेवल हटाना, इसलिए लगाया था। तो इसको क्या बोलते हैं, PHP। तो ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए पैकेट यानी कि स्टेशन से स्टेशन D तक जा रहा है और बीच में स्टेशन C यानी कि आखिरी ट्रांजिस्ट पॉइंट है। स्टेशन A इंग्रेस LER लेवल लगाया, पुश हो गया, जिसको पुश बोलेंगे। स्टेशन B LSR लेवल बदलता है, स्वेप करता है, स्वेप कर दिया। स्टेशन C यहाँ पे हमने PAP लगा दिया, है ना, यानी कि लेवल हटा दिया गया, पॉप यूजिंग PHP। उसके बाद में स्टेशन D एग्रेस LER लगा दिया। अब ये सिर्फ IP पैकेट को फाइनल डिवाइस तक भेजता है। PHP के कारण स्टेशन D को MPLS लेवल हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी कि अब PHP के फ़ायदे क्या हैं, एक तो प्रोसेसिंग कम होती है एग्रेस LER पर, दूसरा सिंप्लीफाइड
आईपी फॉरवर्डिंग है। फिर लार्ज स्केल नेटवर्क में एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है, इसके द्वारा देखिए पीओपी क्या काम कर, पीएचपी का देखिए किस तरीके से काम कर रहा है पीओपी। ठीक है, और आईपी लुकअप इस तरीके से तो देख सकते हैं। इधर से ये पुश हुआ, ठीक है, यहाँ से स्वैप हुआ और यहाँ से स्वैप कर दिया, उसके बाद में पीओपी और डायरेक्ट ये कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे भी उसी हिसाब से किया गया है। तो ये इसका काम है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? तो राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि राउटिंग प्रोटोकॉल वो नियम है जिनके अनुसार नेटवर्क के राउटर्स तय करते हैं कि डेटा को किस रास्ते से भेजा जाए ताकि वो सबसे तेज और सुरक्षित रास्ते से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आईपीएमपीएलएस नेटवर्क में राउटिंग प्रोटोकॉल से ये तय किया जाता है कि लेवल स्विचिंग पाथ यानी एलएसपी कैसे बनाया जाए। तो देख सकते हैं आईपीएमपीएलएस में मुख्य राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल है, ये भूमिका है। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल है? एक तो है ओएसपीएफ यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। यह है आईपी नेटवर्क में सबसे छोटा और तेज रास्ता ढूंढने में मदद करता है। कौन सा? ओएसपीएफ। ठीक है, उसके बाद में आईएसआईएस यानी इंटरमीडिएट सिस्टम एंड इंटरमीडिएट सिस्टम टू तो बड़े नेटवर्कों के लिए एफिशिएंट है और स्केलेबल है ना। स्केलेबल प्रोटोकॉल खासकर एमपीएलएस में उपयोगी होता है। बीजीपी यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, तो ये क्या करता है? अलग अलग नेटवर्क ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच में रूट तय करने में काम करता है। फिर है एलडीपी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, ये एमपीएलएस नेटवर्क को अलग अलग रूट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर है आरएसबीपी -टी यानी रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल यानी ट्रैफिक इंजीनियरिंग यानी एडवांस क्वालिटी ऑफ सर्विस जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए रास्ता आरक्षित करता है और कंट्रोल एलएसपी बनाता है। तो इन सबके जो है प्रोटोकॉल है, उनके सबके अलग अलग ये जो पाथ हैं और अलग अलग वर्क हैं। मान लीजिए वेस्टर्न रेलवे का एक राउटर तय करता है कि बड़ोदरा से अहमदाबाद तक सीसीटीवी का वीडियो स्ट्रीम भेजना है। तो ओएसपीएफ क्या कर, ओएसपीएफ और आईएसआईएस ये तय करेंगे कि सबसे तेज और सुरक्षित रास्ता कौन सा होगा। फिर एलडीपी और आरएसबीपी -टी उस रास्ते पर एमपीएलएस लेवल अलोकेट करेंगे। फिर पैकेट उस लेवल के साथ में राउट होगा और इंटरमीडिएट राउटर्स से उसे स्वैप करते हुए आगे भेजते रहेंगे। तो डेस्टिनेशन राउटर पर पीओपी ऑपरेशन होगा और लेवल हटेगा और डाटा सही डिवाइस तक पहुंच जाएगा। निष्कर्ष क्या है कि आईपीएमपीएलएस में राउटिंग प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करते हैं कि डेटा सही रास्ते से जाए, लेवल स्विचिंग पाथ बनाया जाए, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है रिलायबिलिटी बरकरार रहे। इसलिए अब देखते हैं दोस्तों कि जो फर्स्ट 10 जो आया है, 10 का मतलब टेक्निकल एडवाइजरी नोट्स बाज इशू 16/2020 वर्जन फर्स्ट था। उसके बाद में प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट, उसके बाद में इशूड किया गाइडलाइन इसकी 28/11/2022 में। इन द कंडीशन क्या है कंटिन्यूएशन टिपिकली स्कीम फॉर द इंट्रोपरेबिलिटी टेस्ट इंटीग्रेशन of the division IPMPLS network with the RailNet network बाज इश्यूड 14/12/2022 को। फिर रिवाइज जो 10.2 आया है बाज इश्यूड 29/3/2023 को आज वर्जन 2.0 बेस्ड ऑन द कमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड द स्टेट होल्डर्स। तो ये जो आया है 2023 में आया है। रिवाइज टेक्निकल एडवाइजरी नोट जो अभी आया है वो है 25 में। आप देख सकते हैं इसमें अप्रूवल ये देख सकते हैं STT 10 IPMPLS 2020 वर्जन 3.0 इश्यूड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 18/6/2025 को। ये आ गया वर्जन 3.0। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो वर्जन आया है वो 3.0 है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है
10 1.0 में क्या था वर्जन में, और 10 2.0 में क्या था, देख सकते हैं। तो ये जो LER था, LER के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 2x10G यानी ऑप्टिकल टू कनेक्ट टू द एडजेसेंट स्टेशंस, एंड इसमें जो है 410G मतलब 4x10G ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम दो कार्ड विद द 2 and 10G के, यानी कि 210G के दो कार्ड पॉसिबल टू द अपग्रेड राउटर 16 या 10G ऑप्टिकल। दूसरा इसमें जो पहले था वो था 16E1, ठीक है, यानी G.703 फॉर द फॉरवर्डिंग वेरियस TDM सर्किट अपग्रेड द इक्विपमेंट हैव द टोटल ऑफ द 32, ठीक है, E1। और इसमें जो बढ़ा के किया है 8 इंटू E1, ठीक है, ये 16 था, ये 8 कर दिया, लेकिन फॉर द वर्किंग वेरियस ऑफ TDM सर्किट्स ऑफ द स्टेशंस। अब नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये LER के बारे में बात करते हैं। तो ये था 4x1GB यानी कॉपर पर टू कनेक्ट वेरियस, और इसका अपग्रेडेशन क्या है, ऑप्टिकल पे आ गया, ठीक है। ये क्या 4x1GB है, ये कॉपर वाला ऑप्टिकल कर दिया है। यहाँ LER में जो है देख सकते हैं 4x1GB ऑप्टिकल टू कनेक्ट वेरियस, तो यहाँ पे 8x1GB, ठीक है। इसके दो कार्ड बताए, 4x1GB के दो कार्ड हो गए, तो 8 कर दिया है ऑप्टिकल ये, ठीक है, स्टेशन पे। फिर उसके बाद में 2 and STM1 चैनलाइज ऑप्टिकल पोर्ट, ये हो गए, ठीक है। यहाँ 2 and STM1 चैनलाइज ऑप्टिकल पोर्ट, यहाँ पे भी वही हो गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट LSR वर्जन फर्स्ट में क्या हुआ, तो जंक्शन स्टेशन वेयर देयर आर द मोर देन 2 fiber path termination and additional level switching router LSR or should be the used. The LSR should be equipped with 8.10G, ठीक है, ऑप्टिकल पोर्ट। और अभी जो 2.0 में क्या है, LSR should be the equipped minimum 10.10G ऑप्टिकल पाथ डिस्ट्रीब्यूशन, ए मिनिमम 2 कार्ड्स है ना, मिनिमम 4 and 10G इन ईच कार्ड में, ठीक है। और अपग्रेड हुआ है, अपग्रेड द राउट 16 and 10G ऑप्टिकल बाय वे ऑफ द एडिंग रिप्लेसिंग द कार्ड रिप्लेस करके आप जो है ये इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ा सकते हैं। अब बैकप्लेन कैपेसिटी ऑफ LER एंड LSR के बारे में, तो ये देखिए 10 वर्जन 1.0 और 10 वर्जन 2.0 में। तो LER कैपेसिटी, LER shall be support non blocking throughput of the 60 Gbps हाफ डुप्लेक्स एंड 30 Gbps फुल डुप्लेक्स हायर था, जबकि इसमें क्या हुआ था कि दोनों ही जो है 60 Gbps थे, ठीक है, सपोर्ट करता है। डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स हायर में ये हाफ था, 60 हाफ करके तो 60, लेकिन फुल डुप्लेक्स में जो है 30, लेकिन यहाँ जो है दोनों ही जो है फुल डुप्लेक्स में हुए 60। LSR कैपेसिटी बता रहे हैं, LSR सेल भी सपोर्ट नॉन ब्लॉकिंग थ्रो कैपेसिटी 160 Gbps हाफ डुप्लेक्स एंड 80 Gbps जो है फुल डुप्लेक्स हायर था, जबकि LSR सपोर्ट करता है नॉन ब्लॉकिंग थ्रो 200 Gbps फुल डुप्लेक्स हायर। ये था दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका देखिए लेवल स्विचिंग राउटर LSR के बारे में। तो बेयर मोर देन 2 फाइबर पाथ टर्मिनेशन आर प्रेजेंट में जो है 2 फाइबर के पार्ट जो है पाथ जो है टर्मिनेट किए जाएंगे, उसके विद किसके साथ में 8 into 10G ऑप्टिकल पोर्ट के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ आपने एक यानी कि एक राउटर लगाया है LSR 10G वाला, और LER जो है ये देख सकते हैं 10G LER लगाए हुए, और यहाँ LSR है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ LER से कनेक्टिविटी है। LER यानी कि मिनिमम इंटरफेस इंक्लूड द 2 10G यानी कि 2 into 10G ऑप्टिकल
टू कनेक्ट टू द एडजेसेंट स्टेशन, जिस तरीके से जैसा है, जिस पे जिसकी रिक्वायरमेंट है जिस स्टेशन पे उस हिसाब से। LER, अब LER से क्या कनेक्टिविटी दी है तो देखिए यहाँ पे 4x G है ना, GB ऑप्टिकल कार्ड है 4, फिर एक ये है 4 का तो 8 हो गए, 16 E1 का हो गया है ना, 2 एंड STM, एक STM 1 हो गया, तो इस तरीके से। फिर यहाँ पे स्विच लगाया, स्विच के थ्रू हमने क्या किया है, BSS और CCTV दे दिए, VIP ऑटो फोन दे दिए, VIP कंट्रोल फोन दे दिए, EC फोन और VIP TPC फोन, ये सब हमने दे दिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से जो है एक कार्ड जो ये लगा है E1 कार्ड, इससे हमने BPSC, SSBPSC, डाटा लॉगर, SCADA, UTS, PRS, वॉइस, ये E1 जो है 2 Mbps वाली सर्किट जो है, जो GPON से 703 जो लगा करते थे मॉडम, उस टाइप से। ठीक है, तो E1 यहाँ से E1 पोर्ट से हमने जो है E1 के थ्रू जो है ये सबको जो है 2 Mbps डाटा के लिए जो सर्किट चलती है वो हमने दे दी है। ठीक है, यहाँ STM है, तो इस तरीके से इसकी जो कनेक्टिविटी दिखाई गई है। यहाँ देख सकते हैं ये LSR है। ठीक है, ये LSR लगा हुआ है, सेम प्रोसीजर है इसका भी। नेक्स्ट है माइग्रेशन। ठीक है, तो किस तरीके से करना है इसका वो देख सकते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या करना है, तो क्रिएट द डिवीजन एंड जोनल लेवल पर NOC होंगे जो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम को संभालेंगे यानी कि ऑपरेट करेंगे, बनेंगे। फिर ये बताया गया है रिले बोर्ड द्वारा यानी RDSO द्वारा या रिले बोर्ड द्वारा ये बताया गया है कि भाई किस तरीके से मैनेज करना है आपको ये, तो माइग्रेशन किस तरीके से लेना है, तो ये नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये नियम है किस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो हम ये नियम पढ़ लेते हैं। तो क्रिएट ए डिवीजन एंड जोनल लेवल पर NOC होगा और नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सेंट्रलाइज जो है MPLS इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द इंटरफेस of use the different categories of the stations, division and the zonal and headquarter location including the IP number schemes, equipment with the modular and the hybrid interfaces are to be the procured so that interface with the legacy TDM equipment are the replacement and when the need। तो इसमें बताया गया कि डिवीजन और जोनल लेवल पे कि जो IP बेस स्कीम को लागू करने से पहले आपको जो पुरानी जो TDM स्कीम है उसको रिप्लेस करना है, तो आवश्यकता अनुसार करें, यानी कि जो सेपरेट पाथ है यानी कि स्पेयर पाथ है उस पर पहले चालू करके देखें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द IP MPLS रूट शैल बी द इंस्टॉल्ड एग्जिस्टिंग OFC इक्विपमेंट रूम, कहाँ करना है, OFC इक्विपमेंट रूम में इंस्टॉल करना है। एंड ऑल स्टेशन शुड बी द वर्क एफिशिएंसी एंड सिमिलर द एनवायरमेंटल कंडीशंस, और वहाँ की वर्क एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए रिप्लेस करना है। दिस शैल बी द कॉल्ड MPLS POP। ठीक है, ए सेक्शन वाइज मैप अवेलेबल SDH नेटवर्क इज टू बी द प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली covered service being the offered by the existing SDH network. Each of these service will be the mapped to the MPLS network as even circuit MPLS PPN L3 L2 and MPLS boundary locations STM1 interface with the adjacent SDH technology depending upon the application। तो आप जहाँ पे जैसी सर्किट चल रही है SDH सर्किट चल रही है ना, तो उस हिसाब से आप रिप्लेस करें। ठीक है, इवन सर्किट चल रही है तो किस तरीके से आपको ये जो है नेटवर्क कवर करना है उसके बारे में बताया है। द डाटा नेटवर्क फॉर द PRS SCADA इट्स द which are the still working on the statistical mux and the RS-232 modems 232 modems will have to be the migrate to be the full IP network and reach the circuit transport Ethernet internet interface right away so that there the migration become कहने का मतलब यदि ये चीज़ें बदलनी है आपको, ठीक है, माइग्रेट करनी है, तो आपको क्या करना है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सर्किट चल रही है SCADA है, PRS है, UTS है, ठीक है, तो इनका ध्यान रखते हुए आपको इसको रिप्लेस करना है। IP एक्सचेंज इंस्टॉलेशन will the simplify extending railway phones stations
कौन कौन सी सर्किटें चेंज करनी है वो आपको बताया जा रहा है। ऑल फीचर एक्सचेंज रिप्लेसमेंट वर्क सेल विद द इंक्लूड OFC एंड LAN cabling so as the cover the connectivity to all the subordinate officers depot। तो मतलब जो इनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको डिपो करना है आपको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, फीचर रिप्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है एट स्टेशन वर द रेल नेट इंटरनेट इज द बीइंग द एक्सटेंडेड थ्रू मॉडम सेम ऑफ द माइग्रेट इथरनेट, ठीक है। तो द IPMPLS माइग्रेशन मस्ट बी द डन कंट्रोल सेक्शन बाय द सेक्शन कंट्रोल एंड द unimportant branches line should be the migrate first to train telecom personnel of division of the IPMPLS and LAN working there the experience can be used to successfully migrate other section control। तो ये कहने का मतलब है कि वहीं माइग्रेट करें सबसे पहले जो स्पेयर पार्ट है वहाँ पे, जहाँ पे स्पेयर सर्किट यानी कि सर्किट हैं या फिर स्पेयर कुछ फाइबर है उस पर पहले चेक करके देखें, ठीक है। स्पेयर इक्विपमेंट है सबसे पहले वहाँ पे आप जो है टेस्टिंग करें, उसके बाद में जो है मेन लाइन पे लेके आए। सिंस द टोटल माइग्रेशन विल बी द कंसिडरेबल टाइम द एग्जैक्टिंग IP एड्रेसिंग प्लानिंग अंडर द कंट्रोल रेलवे बोर्ड। तो ये जो है रेलवे बोर्ड के अंदर कंट्रोल है, ये IP एड्रेसिंग जो प्लानिंग है वो विल बी द रिक्वायर द मॉडिफाइड एंड द केस कैन बी मैसेज एंड इंटीग्रेट वेरियस सर्विस or applications and also the operate multiple VPN so that the during the migration exercise there are no situation like IP clutch etc. This the exercise shall be the done by the SNT department, individual railway board units the coordinate with the telecom date and railway board, ठीक है। कहने डिपार्टमेंट तो कहने मतलब ये है कि SNT डिपार्टमेंट और टेलीकॉम डिपार्टमेंट SNT टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है इसको कोऑर्डिनेट करे माइग्रेशन में। एट द जंक्शन स्टेशन 1 LER टू द प्रोवाइडेड एडिशनल 2 LER। तो जहाँ जंक्शन स्टेशन है वहाँ पे LSR और LER जो है एडिशनल जो है रखें ताकि आगे जाके जो है दिक्कत नहीं आए। तो देख सकते हैं यहाँ पे समझाया हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ द सेक्शन वाइज मैप। तो प्रिपरेशन के लिए क्या सेक्शन वाइज मैप होना चाहिए ऑफ अवेलेबल SDH नेटवर्क का। उसके बाद में ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ द IPMPLS POPs, ठीक है, इंस्टॉलेशन करना है IPMPLS का। उसके बाद मैपिंग डिवीजन एंड जोनल लेवल पर NOC फॉर द नेटवर्क मैनेजमेंट मैप करना है, ठीक है, ताकि यहाँ से कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद में क्रिएशन ऑफ MPLS रिंग एंड द सुइटेबल VPN और एक रिंग पाथ बनाना है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए सुइटेबल VPN के द्वारा। उसके बाद में कंट्रोल सेक्शन वाइज माइग्रेशन करना है और उसका जो कंट्रोल सेक्शन है उसके आधार पर जो है रिप्लेसमेंट करना है। फिर इंटर कनेक्टिविटी पैचिंग विद द एडजस्टिंग डिविजन्स एंड MPLS लेवल MPLS नेटवर्किंग। उसके बाद में फिर इंटरकनेक्टिंग या पैचिंग करना है डिवीजन के MPLS के साथ में। अब देख सकते हैं यहाँ पे एडिशनल 2 फाइबर्स, जो 2 फाइबर एडिशनल हैं, देखो LSR। तो एक जो फाइबर है LSR इसमें भी जो STM1 लगा हुआ है ना कनेक्टिविटी। तो ये जो कनेक्टिविटी है STM1 के द्वारा आप जो चलती रहेंगी, उसके बाद में ये जो है एक्स्ट्रा जो है ये कनेक्टिविटी यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एडिशनल जो है 2 फाइबर पे इस तरीके से आपको कनेक्टिविटी पहले देनी है, यानी लाइव फाइबर को छेड़ना नहीं है ताकि दिक्कत आ जाए। ऐसा सिस्टम आर्किटेक्चर है ये। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जंक्शन स्टेशन है जहाँ पे LSR और LER लगे हुए, ठीक है। उसके बाद में बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन A है, LER है, बेस स्टेशन B है, यहाँ पे LER है, और ये जंक्शन स्टेशन है यहाँ पे LSR और LER दोनों हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिडंडेंट स्विच भी लगाया हुआ है, ठीक है, और 10G वाले पोर्ट जो है दिए हुए। तो देख सकते हैं यहाँ से जो B स्टेशन से कनेक्टिविटी दी है, एक तो PDMux लगाया है, PDMux पे हम जो EC सॉकेट और ऑटोफोन चला रहे हैं, है ना। और उसके बाद में यहाँ से ही हमको स्काडा सर्किट के लिए दिया है, डाटा लॉगर के लिए, UFS-VI के लिए भी यहीं से कनेक्टिविटी, यानी E1 जो है 2 MB पे जो चलते हैं यहाँ से हमने E1 ले ली हुई है, ठीक है। उसके बाद में फिर
ENM सर्किट गेटवे लगाया है, ENM गेटवे इसी सॉकेट के लिए, और यहीं से कनेक्टिविटी दी है डाटा सर्किट के लिए। देखो यहाँ से एक स्विच लगाया है, स्विच के द्वारा दूसरा स्विच से कनेक्टिविटी दी है, और इसको क्या किया है, ENM सर्किट को भी दे दी इसी स्विच से। FX गेटवे लगा के यहाँ पे एनालॉग कंट्रोल फोन चला दिया है, और VIP फ़ोन भी यहाँ से, VoIP फ़ोन यानी IP फ़ोन भी यहाँ से कनेक्ट कर लिया है। फिर दूसरा स्विच लगाया है यहीं से, एक स्विच, और इसकी कनेक्टिविटी भी इन दोनों स्विच से दे ली हुई है, और इसकी कनेक्टिविटी भी दोनों, यानी कि प्रोटेक्शन पाथ बना दिया है इस तरीके से। ये CCTV कैमरा लगा दिए, यहाँ से स्टेशन पे वाईफाई भी कनेक्ट कर दिया है, रेल नेट की कनेक्टिविटी भी दे दी है, और राउटर PRS UTS को भी कनेक्टिविटी यहाँ से दे दी है। तो ये जो है टिपिकल स्कीमेटिक जो डायग्राम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IP/MPLS का है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। मॉडल ऑफ द LSR एंड LER IP/MPLS इंडियन रेलवे ने कुछ मॉडल निकाले, तो हो सकता है अलग अलग कंपनी के हैं, कौन कौन सा वेंडर है जो किस किस कंपनी का जो है प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वेंडर हैं जो LER और LSR। तो LER जो है मॉडल है ये सिस्को का ASR 920 है ना, -24SZ-IM इस तरीके से। उसके बाद में फिर जूनिपर का भी है ACX 4000, नोकिया का है SAR 8। LSR में देखें तो LSR जो है सिस्को का ASR 903 है और ASR 907 है, जबकि जुपिटर का MX 104 है, और SAR जो है 18 और IXR R4/। तो इस तरीके से ये जो है LER हैं और ये LSR हैं, ये LER हैं सभी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो है स्लाइड में इसमें लिखे हुए हैं सभी LER राउटर्स सिस्को के कौन कौन से हैं और उसमें इंटरफेस क्या रहेंगे। तो सपोर्ट इंटरफेस मॉड्यूल, तो देखिए 4x10G पोर्ट है ना, 10G के 4 पोर्ट रहेंगे। इवन पोर्ट 8, 16 एंड 24 पोर्ट इवन या T1 मॉड्यूल्स के रहेंगे। इथरनेट पोर्ट है 8 पोर्ट जो है इथरनेट के रहेंगे, मतलब 10, 100 एंड 1000 इंटरफेस मॉड्यूल। फिर 24 1G पोर्ट रहेंगे SFP गीगाबाइट के लिए, और इथरनेट इंटरफेस पोर्ट रहेंगे 2 STM1 मॉड्यूल के। इस तरीके से जूनिपर के भी रहेंगे, जूनिपर के 2 एंड 10 के 2 रहेंगे 2 पोर्ट। इस तरीके से अलग अलग पोर्ट हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी साइज रहेगी, नंबर ऑफ स्लॉट, ये पहला स्लॉट है, ये दूसरा है, और ये 6 स्लॉट है, ठीक है। इसमें जो है स्लॉट 1, 2 एंड 6। साइज, ये साइज है, ये पावर है, ये 130 वाट का है, ये 150 वाट का है, और ये RU रैक माउंट, 2 RU रैक माउंट होगा। पावर कंज्यूमेशन हो गया। DC इनपुट वोल्टेज, ये 40 वोल्ट DC से 72 वोल्ट DC पर नॉमिनल काम करेगा, ये 48 से 60 वोल्ट DC पर काम करेगा, और 24 वोल्ट नॉमिनल, ये 48 वोल्ट पर काम करेंगे। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो है 40 से 70 डिग्री, और ये भी जो है 40 से 140 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट में बताया है 40 से 65 सेंटीग्रेड तक ये है काम करेंगे। उसी हिसाब से LSR में भी है, ये LER देखा था ऊपर में हमने, ठीक है, ये LSR है, LSR का भी यही है, इसमें 6 स्लॉट, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 4, नोकिया में 4 हैं LSR में, ठीक है। तो वही वोल्टेज उतना ही है, लेकिन LSR जो है ये 550 वाट का है, ये 650 का है, ठीक है, अगर वोल्टेज की बात करें तो। और नोकिया का कुछ मेंशन नहीं है दोस्तों। तो चलिए ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग न्यू जो क्लोज आया है एडेड करना है। ऑनलाइन ट्रेनिंग शैल बी द प्रोवाइडेड टू रेलवे ऑफिशियल दे रही है। द ट्रेनिंग शैल बी इंक्लूडेड तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड सिस्टम थ्रू यूज द वेरियस मॉड्यूल्स, integration of the hardware and with the software, and complete the operation of the system. So 2 sets of training modules, hard copy and soft copy shall be the supply along with the equipment के साथ में।
और ये क्या है, हाँ तो देखिए, कंसिस्टेंट टू एडिशनल फाइबर फ्रॉम द रेलनेट फॉर द कनेक्टिंग ड्यूरिंग द माइग्रेशन विदाउट द डिस्टर्बिंग एंड द एग्जिस्टिंग एचडीएच। तो कहने का मतलब ये है कि 2 फाइबर आप रेलनेट से मांग लीजिए, रेलटेल से, जिसमें आप ये जो वर्क है यानी कि आपकी कनेक्टिविटी है, टेस्टिंग है, वो आप चेक कर सकते हैं, फिर उस सर्किट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लीजिंग विद द RCIL ऑन द एडिशनल अटेंशन ऑफ द OFC के लिए ये लीज लिया हुआ। तो दोस्तों ये था, थैंक यू, ये था इसके बारे में। MPLS में सिस्टम क्या है, IP MPLS कैसे वर्क करेगा, क्या उसमें रहेंगे, तो ये जो है पूरी जानकारी हमने आपको दी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन जो है इसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।